हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सईदा दुआए ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर जीमा शो। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। बांग्लादेश ने अपने पासपोर्ट पर दोबारा वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इसराइल का लफ्ज़ शामिल कर दिया है। ये लफ्ज़ पहले भी बांग्लादेशी जो पासपोर्ट थे उसका हिस्सा था, मगर मई 2021 में शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको हटा दिया था और उन्होंने ये वाजे किया था कि हमारा जो इसराइल के ख़िलाफ़ स्टांस है उसमें कोई ऐसा तब्दीली नहीं आई। अगर हम बात करें होम मिनिस्ट्री की डिप्टी सेक्रेटरी जो नीलिमा अफरोज़ हैं, उनका कहना था कि 13 अप्रैल 2025 को जो इमिग्रेशन और पासपोर्ट डिपार्टमेंट है उनको डायरेक्टिव जारी की गई कि फ़ौरन से पहले ही इस लफ्ज़ को शामिल किया जाए। ये फ़ैसला ऑब्वियसली जो गज़ा के सपोर्ट में जो मार्च वगैरह हुए हैं उसके बाद हुआ। तो इसके बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो लेट मई 2021 में शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने पासपोर्ट से इस वर्ड को हटा दिया था ताकि जो डॉक्यूमेंट है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो सके। और फिर जब हमने देखा कि उनकी जब गवर्नमेंट ख़त्म हो गई और वो इंडिया चली गई और उनकी एक्सट्रेडिशन की भी दरख्वास्त की गई, तो क्या ये वाज़े नज़र नहीं आता कि जो शेख हसीना ने पासपोर्ट से एक्सेप्ट इसराइल का वर्ड हटाया था वो इंडिया को खुश करने के लिए हटाया था, या फिर इंडिया के किसी प्रेशर में हटाया था, या अपनी हिंदुस्तानी जो अलायंस है उसको मजबूत करने के लिए हटाया था? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इसलिए है कि आपको याद होगा कि बांग्लादेश जो है वो उसका ये लफ्ज़ रिस्टोर करना एक्सेप्ट इसराइल अपने तमाम पासपोर्ट्स के लिए ये इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। देखिए, लास्ट टाइम भी शेख हसीना वाजिद ने नरेंद्र मोदी के एक आप समझ लें कि इन्फ्लुएंस के बाद ये सब कुछ किया था। आपको याद होगा कि ये मुझे मेरे जो 2021 के अंदर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2021 के अंदर ये किया गया कि इसराइल जो एक्सेप्ट इसराइल है इसको रिमूव कर दिया गया। अब सुनने में आया कि जो वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जो है उन्होंने ये दोबारा बात की है कि हम इस चेंज को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वहाँ पे। और ये एक जाहिर बात है चैलेंज है। और चैलेंज क्यों है? देखिए, 1 लाख बंदा ढाका में इकट्ठा हुआ है। 1 लाख बंदा ढाका में इकट्ठा हुआ है इन सॉलिडारिटी विद गजा। अब इंडिया इसको कैसे देखता है? देखें, ये नरेंद्र मोदी और इंडिया के एंगल से इसको देखें। पहली बात, नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने कोशिश की कि हम एक फ्रेंडली बांग्लादेश अपने साथ रखें। जो फ्रेंडली बांग्लादेश है वो सब कुछ करेगा, वो सब कुछ करेगा जो इंडिया को चाहिए। तो वो जो फ्रेंडली बांग्लादेश था वो तो काम नहीं हो सका। अब किधर जाएं, किसको कहें, क्या कहें? अब ये सोच जो है वो बदल गई है। अब मोहम्मद यूनुस कहता है मैंने इंडिया की सुननी नहीं है। अब वो जो ट्रांसशिपमेंट की जो पॉलिसी थी वो खत्म कर दी, उनको फारग कर दिया, छुट्टी कर दी उनकी। जब वो ट्रांसशिपमेंट की पॉलिसी की को छुट्टी कर दी उनकी, तो अब बांग्लादेश को किस जाके मुंह से भारत कहेगा कि हम आपसे अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं? ना इस वक्त बांग्लादेश इंडिया से नॉर्मलाइजेशन करना चाहता है, ना इंडिया बांग्लादेश के साथ नॉर्मलाइजेशन करना चाहता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। और उस जो प्रेशर है उसका फायदा कौन उठा रहा है? वो किसके हक में जा रहा है? वो इस्लामिस्ट फोर्सेस के हक में जा रहा है। इंडिया को ये चैलेंज ये है कि पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री, हमारी तो डायरेक्ट देखे ना 77 ईयर्स का फ्यूड है। तो मुझे ये बताएं, हम तो एक सेकंड नहीं पीछे हटे। तो वो अभी एक टफ टाइम चल रहा था कि अब उनको एक नया चैलेंज उनके सामने आ गया। और वो चैलेंज क्या है? वो चैलेंज है जनाब बांग्लादेश का। सो दो इस्लामिक कंट्री इंडिया के बॉर्डर के ऊपर है। सो दो इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उनको इंडिया ने मैनेज करना है। सो वो अब इंडिया इसराइल को बताएगा कि देखो ये क्या हो रहा है। और ये जो अप्रोच है, देखिए वेस्ट के अंदर तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ कंट्रीज जो है वो टू स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं। अभी फ्रांस कह रहा है जी हम फ़लस्तीन को एक रियासत मानते हैं। यूएन के इसके ऊपर रेजोल्यूशन है, सिक्योरिटी काउंसिल ने बड़ा कुछ कहा हुआ है। लेकिन द पॉइंट हियर इज इंटरेस्टिंग। पॉइंट यहाँ पे ये है कि बांग्लादेश एक मजहबी जो रिलीजियस टेंडेंसी जो है वो अख्तियार कर चुका है। शेख हसीना वाजिद ने उस टेंडेंसी को ख़त्म किया था। उसने जमात इस्लामी को फारग किया था, उसने मजहबी ग्रुपों को फारग किया था, उसने जमात इस्लामी को लोगों को सजाएं मौतें दी। और उनको सजाएं मौतें दी क्योंकि उस वक़्त उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के साथ
तामुन किया था। तो जमात इस्लामी अब वो समझती है कि हम वो रेवोल्यूशन जो आया है उस रेवोल्यूशन का हम फायदा उठाएंगे और हम जाके अपना कंट्रोल जमाएंगे, हम जाके अपनी जो सारी की सारी जो मुस्तकबिल है हम खुद तय करेंगे। अब बांग्लादेश का मुस्तकबिल जो है वो राइट विंग इस्लामिक फोर्सेस तय करेंगे। और इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया मुसलसल बांग्लादेश को डिक्लेयर कर रहा है जी यहाँ पे माइनॉरिटीज ठीक नहीं है। अभी नरेंद्र मोदी साहब की और यूनुस साहब की बिम्स्टेक फोरम पे मुलाकात हुई है, दोनों एक दूसरे को देवर बाबी वो जैसे कहते हैं ना, लड़ाई चल रही थी। वो कह रहा है तुम्हारी माइनॉरिटीज ठीक नहीं है, वो कह रहा है तुम्हारे मीडिया पर रेटरिक ठीक नहीं है, वो कहता है ये करो, वो कहता है वो करो। मोहम्मद यूनुस चाइना गए, वहां पे जाके क्या है कि जनाब हम तो ये तो इंडिया तो लैंड लॉक्ड है 7 रियासतें, आप हमारे पास आए। उन्होंने कहा तुम कौन होते हो, हम तुम्हें सजा देंगे। तो उन्होंने जो एक एग्रीमेंट था उनके साथ खत्म कर दिया। सो इस चीज को थोड़ा सा जेन में रखें कि दिस इज द रियलिटी, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। हमें थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि अब बांग्लादेश के लिए चैलेंज बड़ा सीरियस है कि उसने अपने आप को इकोनॉमिकली सर्वाइव भी करना है, रीजनल कनेक्टिविटी भी रखनी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी लेके आनी है, ग्लोबल रेलिवेंस भी इस्टेब्लिश करनी है। बंगला इंडिया जिसके ऊपर डिपेंडेंट थे, अगर उससे पीछे हट जाते हैं तो इंटरनल इकोनॉमिक प्रेशर डेवलप होंगे। सो फिर ये एक चीज होगी, क्या बांग्लादेश एक प्योरली रिलीजियस सोसाइटी बनना चाहता है? वो सोसाइटी जो रिलीजियस टेंडेंसी की बात करेगी, जो इंडिया से दूर होगी। पाकिस्तान को तो ये सूट करता है, फ्रेंकली स्पीकिंग इट डज सूट पाकिस्तान, बट डज इट सूट टू दी बंगाली पीपल? इंडिया को ये सूट करता है? नहीं सूट करता। द मोर बांग्लादेश गेट्स रिलीजियस, द मोर कनेक्शन बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान वो होता है, द मोर बांग्लादेश स्टेज अवे। अब फॉर एग्जाम्पल अगले दिन बात चली, उन्होंने कहा जी कि बांग्लादेश के अंदर चाइनीज जो है वो एयरबेस बना रहे हैं। सो नाउ इंडियंस आर थिंकिंग समथिंग बिगर। इंडियंस आर थिंकिंग नाउ दिस इज अ थ्री फ्रंट वॉर, this is Bangladesh, this is China, this is Pakistan. So there used to be a two front war, now this is a three front war. So आप देखिएगा कि थोड़े अरसे के बाद जो बांग्लादेश के जो लोग हैं, ठीक है ना जी, सॉरी भारत के जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वो ये कहेगी, भारत की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ये कहेगी, ये बात करेगी और ये इस चीज़ को वो अपना मौकफ देंगे कि जनाब आप देखें कि अब सिचुएशन ये पैदा हो गई है कि अब बांग्लादेश जो है वो हमारे लिए, अब हमें उसके लिए फौज तैयार करनी पड़ेगी। अब इंडिया के अंदर वो मेजर गौरव आ रही हैं, एक उन्होंने कहा दिया जनाब आप बांग्लादेश को काट दें, अगर आपकी चिकन नेक को वो आपकी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी समझते हैं तो आप इसको काट दें। आपकी 2-3 स्ट्राइक कोर बांग्लादेश के इर्द गिर्द हैं, वो चिकन नेक के इर्द गिर्द हैं, उनको उड़ा दें। अच्छा, अब इंडिया के अंदर ये आप देखिए फौजें जो होती हैं ना, फौज बहुत सारी पॉसिबिलिटीज पे सोच रही होती है। अब इंडियंस आर थिंकिंग बांग्लादेश फ्रॉम एन एनिमी पर्सपेक्टिव, दे आर नॉट थिंकिंग बांग्लादेश फ्रॉम एन फ्रेंड पर्सपेक्टिव। अब इंडिया के ऊपर नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर है कि तुमने पहले चाइना से ताल्लुकात खराब हुए, अब वो नॉर्मलाइज किए हैं, अभी तुमने बांग्लादेश के लिए खराब कर दिए हैं, तो कहाँ है तुम्हारी जनाब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी? कहाँ गई आपकी नेबरहुड? आपकी नेबरहुड आपसे क्यों नाराज है? और बांग्लादेश के अंदर किस चीज़ का गुस्सा है कि हमें कि भारत ने हसीना वाजिद को इस्तेमाल किया और बांग्लादेश का जो कोर इंटरेस्ट है उसको अंडरमाइन किया। तो ये आप देखें, ये एक बहुत एक चैलेंज है जो रहेगा। जी चीमा साहब, ऑब्वियसली ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि भारत जो है वो इंटरनेशनली तो अपने रिलेशंस जो हैं वो बेहतर करने की कोशिश करें, पर नेबरहुड उस तरह से उनसे राज़ी नहीं है। सर, अगर हम बात करें ICCPR के मुताबिक, तो जो हर फ़र्द है वो ऑब्वियसली अपने मुल्क से बाहर जाने और वापस आने का हक़ है। सिर्फ़ कुछ रीज़न्स हैं, जैसे हम देखें नेशनल सिक्योरिटी होगी, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ या फिर मॉरल्स की वजह से। तो क्या जो बांग्लादेश का ये जो पासपोर्ट क्लॉज है, ये ह्यूमन राइट्स या जो ICCPR है, वो फ्यूचर में कभी UN के कोई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन चैलेंज कर सकती है या फिर उसके मुताबिक है उनके क्लॉजेस के? भाई इंडिया बांग्लादेश का डोमेस्टिक मसला है, दुनिया क्या हम्म। कह सकती है बांग्लादेश को? हम्म। मुझे ये बताएं ना, बांग्लादेश को क्या कह सकती है? पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर पासपोर्ट के ऊपर नहीं लिखा हुआ दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर एवरी कंट्री एक्सेप्ट इसराइल? तो इंडिया को यही तो प्रॉब्लम है कि दो मुल्क उसके, आप देखें वो इंडिया जो है वो इसराइल को क्या चीजें कहेगा, वो कहेगा भाईजान देखें हमें इन्होंने हमारे साथ हो क्या रहा है,
हम बड़ी डिफिकल्ट कंडीशन में हैं, हमें आपकी पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, हमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए, हम इन सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इन सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज व्हाट द बंगला, अब इंडिया उसको इसराइल को कहेगा। और मुझे ऐसे लगता है कि ये एक लार्ज स्केल चैलेंज तैयार हो चुका हुआ है, हम्म, एक लार्ज स्केल चैलेंज जो है वो तैयार हो चुका हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें जो हैं वो थमेंगी। मुझे हम्म, लगता है कि ये एक ऐसी एक लार्जली एक क्राइसिस है। इस क्राइसिस को हल करने के लिए इंडिया एक ही चीज़ करेगा, पॉलिसी ऑफ मैक्सिमम प्रेशर। इंडिया बैकआउट नहीं करेगा, हम्म, बिकॉज अगर इफ इंडिया बैकआउट करता है, अगर इंडिया इंडिया। बैकआउट करता है, तो फिर आप समझ लें कि वो और प्रेशर डालेंगे इंडिया के ऊपर। यस। सो इंडिया बैकआउट नहीं करना चाहता किसी कीमत पे भी। हम्म, इंडिया अगर बैकआउट कर गया, इंडिया ने अपनी जो प्रेशर वाली पॉलिसी को इग्नोर कर दिया, तो आप समझ लें कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडियंस। इंडियंस एक लार्ज जो अपना नैरेटिव है, एक लार्ज नैरेटिव जो है वो रखना चाहते हैं इन फ्रंट ऑफ द इंटरनेशनल ऑडियंस, कि भाई हमारे तरफ दो न्यूक्लियर, एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री मुसलमान, दूसरी मुसलमान रेडिकल कंट्री। सो इंडिया अब जो जो नैरेटिव पोर्ट्रे करेगा कि दिस इज जो जो रेडिकल इस्लाम है, वो हमें उससे खतरा है। रेडिकल इस्लाम को हमें हमसे हमसे हमें रेडिकल इस्लाम से खतरा है। अच्छा, मजे की बात है कि पाकिस्तानी भी जब दुनिया में बात जाते हैं, वो भी ये कहते हैं कि भाई वो हमें, वो जो रेडिकल इंडिया से खतरा है, वहां पे हिंदू रेडिकल है, वो कहते हैं पाकिस्तानी रेडिकल है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वेस्ट अभी तक रेडिकल इस्लाम को समझता है, उनको रेडिकल हिंदू का नहीं पता। बिकॉज मुसलमान तो कभी 9/11 पे चढ़ जाते हैं, कभी पेंटागन पे चढ़ाई कर देते हैं, कभी इराक में कुछ हो जाता है, तो उनके दिमाग में ये है, वेस्ट के दिमाग में एक सोच है कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो है कि कोई भी मुसलमान कंट्री जो है उसके पास रिलीजियोसिटी खतरे में है, वो हमें टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज उनको उनका एक एंगल है इस हवाले से। सो मुझे लगता है कि ये रहेगा, ये चीज़ खत्म नहीं होगी। इंडिया अब इसको पिच करेगा, इंडिया हम्म, इस चीज़ को पिच करेगा कि भाई साहब, बांग्लादेश जो है वो एक रिलीजियस, वो एक हार्ड कोर राइट विंग रिलीजियसली मोटिवेटेड एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी है। वो इस चीज़ को पिच करेगा, हम्म, इस चीज़ को जो है वो स्टैब्लिश करेगा, वो इस चीज़ को दुनिया के सामने लेके आएगा। और मुझे लगता है कि वो इसमें बड़ा कामयाब होगा, मुझे लगता है। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। हम्म। जीवा साहब, जैसे आपने बात की कि ऑब्वियसली उन्होंने, हमने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान का भी इस तरह का इमेज पोर्ट्रे करके जो है आइसोलेट करने की कोशिश की। तो क्या फ्यूचर में इंडिया बांग्लादेश के साथ भी ऐसे करेगा, उसको आइसोलेट करने के लिए? भाई वो आइसोलेट कर रहा है, क्यों नहीं हम्म, कर रहा? हम्म, मुझे ये पहले तो वो देखें, अभी तो वो इंडिया इंडिया जो है वो बांग्लादेश को कुछ बता रहा है हम्म, कि तुम बाज आ जाओ, हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात रखो, हमसे इंगेज रहो, तुम्हारे लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, तुम लोग हमारे से कारोबार करते हो, तुम बाज आ जाओ। अगर तुम बाज ना आए, अगर तुमने ये हरकतें ना छोड़ी, तो फिर देन आपको हम्म, हम जो है वो सबक सिखाएंगे। तो कॉन्सिक्वेंसेस। मुझे ये लगता है कि व्हाट हम्म, आई अंडरस्टैंड, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि ये एक वो जैसे समझ लें कि एक लॉन्ग टर्म क्राइसिस हम्म, इंडिया के नेबरहुड पे आ गया। हम्म, इंडिया के नेबरहुड पे एक लॉन्ग टर्म क्राइसिस वो ये समझते हैं, क्योंकि देखें, उनको नेबरहुड पॉलिसी में एक सॉफ्ट नेपाल चाहिए, एक सॉफ्ट श्रीलंका चाहिए, एक सॉफ्ट भूटान चाहिए, एक एक ऐसा पाकिस्तान चाहिए जो उनके सामने कहे कि जनाब आप इस खित्ते के पुलिसमैन हैं, जो आप फैसला करेंगे आप। अच्छा, पाकिस्तान कहता है कि नहीं, हम बराबरी पे आपसे बात करेंगे। हम्म, अब बांग्लादेश आ गया, बांग्लादेश के अंदर वहां पे डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन को सीना वाजद ने इतनी देर दबा के रखा, इतनी देर उसको नीचे रखा, कि अब वो जिसे कहते हैं ना, वो सामने आ रही है, और वो हसीना वाजिद क्या, कोई भी किसी के कंट्रोल में भी कुछ नहीं है, हम्म, वो किसी के कंट्रोल में भी कुछ नहीं है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जिसे कहेंगे ना आपके, इट इज़ समथिंग वेरी वेरी चैलेंजिंग, ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, ये कोई मजाक नहीं है।
आप ये ज़हन में रखें और ये लॉन्ग टर्म इसके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो समझने की ज़रूरत है। ये शॉर्ट टर्म में आपको अंडरस्टैंडिंग हुँ। नहीं। सर इधर अगर हम ओवरऑल बात करें जैसा मुस्लिम कंट्रीज़ की, तो अभी तक हमने देखा जो मुस्लिम मेजॉरिटी ममालिक हैं छोटे, जैसा पाकिस्तान, बांग्लादेश हो गया, मलेशिया, ईरान, सूडान एंड इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का तो सिर्फ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स में अपने पासपोर्ट्स में ये जो है वर्ड ऐड किया हुआ है एक्सेप्ट इसराइल का लफ्ज़ शामिल है। लेकिन अगर हम देखें जो बड़े मुस्लिम कंट्रीज़ हैं लाइक टर्की हो गया या सऊदी अरब, पासपोर्ट गाइडलाइंस में ऐसा उनका कोई क्लॉज़ हमें नज़र नहीं आता। तो जो टर्की है, सऊदी अरब या दूसरे जो गल्फ़ या फिर अरब ममालिक हैं, उनके पासपोर्ट पर ऐसे जो एक्सेप्ट इसराइल का क्लॉज़ वो अभी तक मतलब क्यों नहीं लगाते? हालाँकि वो तो एज़ सच इतने डिपेंडेंट भी हमें नहीं है, मतलब ट्रेड वगैरह के अलावा, जबकि जो छोटे मुल्क हैं उन्होंने लगाया हुआ है। और जो बांग्लादेश की इस पासपोर्ट रिस्ट्रिक्शन से डिप्लोमेटिक टाइज़ ख़ास तौर पर अरब और वेस्टर्न ममालिक के साथ किस हद तक आपके अकॉर्डिंग मुतासिर हो सकते हैं? ये भी अच्छा सवाल है कि बांग्लादेश को चैलेंज हो सकता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड ऑलरेडी ये समझती है कि यहाँ पे मौलवी हैं, हुँ, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो इंडिया बात करता है। इंडिया क्या बात करता है कि देखें जी माइनॉरिटीज़ यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ हुँ, पे माइनॉरिटीज़ के हवाले से हालात ठीक नहीं है, यहाँ पे हिंदुओं को ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं, बाकी माइनॉरिटीज़ को ठीक नहीं इज्जत दी जा रही। तो अब यूरोपियन यूनियन जब रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट बनाएगी तो वो इस हिसाब से बनाएगी। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने तो अपने आप को मैनेज कर लिया बिकॉज पाकिस्तान के पास उसकी लिवरेज वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ डिफरेंट है। बांग्लादेश के ऊपर टफ टाइम आ सकता है, मुझे ये लगता है कि बांग्लादेश को मुश्किल जो है वो पैदा हो सकती है। पाकिस्तान ने अपना टाइम गुजार लिया, पाकिस्तान ने अपनी वो जो एक थी ना वो जो चीज़ वो उन्होंने कर ली है। सो हमें हमें मसला नहीं आया। अब आपका जो सवाल है कि इट विल टेक सम टाइम, हुँ, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड बांग्लादेश को छोड़ेगी नहीं। वो बांग्लादेश को उस एंगल से देखेगी जब रिलीजियस फ्रीडम का जब आएगा, जब वहाँ पे बाकी चीज़ें सामने आएंगी तो उनको कुछ ना कुछ सवाल जवाब तो देने पड़ेंगे। हुँ, उनको ये सवाल जवाब देने पड़ेंगे, उनको कुछ ना कुछ जो है वो जैसे कहते हैं ना वो देना पड़ेगा। सो और उसमें एक वो टफ टाइम आ सकता है, ठीक है ना? हुँ, एक टफ टाइम आ सकता है और उसमें यही है कि अगर टर्की आपको पता है ये सारे थोड़े से मॉडरेट कंट्रीज हैं। सऊदी अरब के अंदर वैसे ही बड़ी किंगशिप है, वहाँ पे कोई परवाह नहीं करते, वहाँ पे अवाम को कहा जाता है कि आप वो करें जो हम कहते हैं। सो ये बांग्लादेश, ये हम लोग जो पाकिस्तान बांग्लादेश ये हाइब्रिड सिस्टम है यहाँ पे ना पता चलता है हमने क्या करना है, अवाम की राय की वैल्यू कोई नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी जो है ना मुझे लगता है कि इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। हुँ। जी, जी, मैं सब जैसा भी हमने बात की इन छोटे ममालिक ने ये जो है लिखा हुआ है, तो क्या इन ममालिक को मतलब अपने जो पासपोर्ट जो हैं उन पे ये वर्ड लिखने से कोई जिन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, कोई लाइक ट्रैवल फ्रीडम, रिकॉग्निशन या फिर जो डिप्लोमैटिक रिलेशंस हैं उनमें कोई हमें देखा है पास्ट में कोई मुश्किलात पेश आई हों? कोई ख़ास मुश्किलात नहीं पेश आती, सिर्फ़ इसमें यही है कि ये एक टैक्टिक है, ये हुँ, कुछ भी नहीं है। हुँ, अब हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है कि जी ये ले, लेकिन ये एक टैक्टिक है। ये बायलैटरल है, अगर कोई मुल्क दूसरे मुल्क को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता तो इससे बाकी दुनिया को कोई इससे परवाह नहीं है। हुँ, लेकिन उसके बारे में आपकी सोच तो पता चलती है ना, ठीक हुँ, है? अब अगर यूएई ने अपने ताल्लुकात ठीक कर लिए हैं, अगर आप ना भी लिखें, ठीक है, तो सो व्हाट? कोई फ़र्क हुँ, नहीं पड़ता, लेकिन बस उन्होंने लिख दी है। ये बेसिकली डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स को जीतने का एक तरीका है। ये जो रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, ये इस तरह की चीज़ें करते हैं ताकि वो अवाम के अंदर रेलिवेंट हों। देखें जी गज़ा के अंदर जुल्म हो रहा है, हमने तो ये कर दिया, बार-बार उनको दिलाएँगे, उनके अंदर ये करेंगे, सो दे डू इट। हुँ। जी, इसका मतलब कि इंडिया जो है उसको एक डिप्लोमैटिक प्रेशर भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जो उसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसमें उन्होंने साफ फ़ौरन अपनी पॉलिसी में दिखा दिया है एक्सेप्ट इसराइल का वर्ड शामिल करके। तो सर जैसे हम देखें कि जो इंडिया है उस वो माइनॉरिटीज़ के बारे में बड़ा बांग्लादेश की बात करता है, ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ के बारे में, और काफ़ी इंटरनेशनली भी इस चीज़ को देखता है, पाकिस्तान के उसमें भी बड़ी बात करता है। लेकिन इसराइल के स्टांस पे हमें देखा है कि वो इस तरह न्यूट्रल है, जबकि इसराइल में भी हमने ह्यूमन राइट्स इशू काफ़ी देखे हैं। तो आप इस डबल स्टैंडर्ड को, एक लास्ट क्वेश्चन है, कैसे देखते हैं? देखिए ये पूरी दुनिया में चलता है, जी। इसमें देयर इज़ नथिंग टू वरी या कुछ ऐसी बात नहीं है।
मैं ये समझता हूँ कि जो ममालिक होती हैं वो अपने पॉलिसीज़ प्रायोरिटीज़ को इस्टेब्लिश करते रहते हैं, सो इट विल कंटिन्यू दिस वे। जी, ये बहुत बढ़िया। ठीक है। बहुत शुक्रिया शीमा साहब। तो दोस्तों आज हमने देखा कि बांग्लादेश ने अपने पासपोर्ट पर दोबारा से वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इसराइल का वर्ड शामिल कर दिया है। ऑब्वियसली इसका सबसे ज़्यादा हम देखें तो अगर डिप्लोमेटिक प्रेशर भी या ओवरऑल प्रेशर भी इंडिया समझ रहा है कि उस पर हो सकता है, क्योंकि उसके पाकिस्तान भी एक्सेप्ट इसराइल, इंडिया भी एक्सेप्ट इसराइल, तीसरी जगह अगर हम चाइना की बात करें वो भी एक चैलेंज ही है इंडिया के लिए, क्योंकि वो अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है रीजन में। तो तीनों नेबरहुड्स की तरफ से एक तरह का प्रेशर है इंडिया के लिए, और ओवरऑल इंडिया इंटरनेशनल तो बड़े अपने जो है वो ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, पर नेबरहुड देखें तो उसका उस तरह से नाराज़ कह सकते हैं, या फिर इतना उनके अच्छे आपस में ताल्लुकात नहीं हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए एपिसोड में। टेक केयर।